अच्छा, तुम अपने आप से एक लाइन, एक पैप टॉक में एक बात कहा करते थे। वो बात ये थी कि एक दिन तो वर्दी पहनेंगे ही। जी सर। ये पैप टॉक आती कैसे थी तुम्हारे दिमाग में? द एनआईटी कॉल लेटर्स इन योर हेड, भगवान का तुम्हें इशारा दिख रहा है, ठीक है। ये पैप टॉक आई कहां से? जी सर, जब मैं पहली बार स्क्रीनड आउट हो गया तो मुझे पहले तो शुरुआत के आधे घंटे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हाँ। फिर जब मैंने खुद को जब संभाला, काम डाउन करा, हम्म। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। हम्म। या तो मैं चुपचाप अपना सपना छोड़कर एनआईटी चला जाऊं, हम्म। जैसे कि लग ही रहा था, या फिर मैं फिर से लौट कर आऊं, फिर से एसएसबी दूं और इस बार ग्रेटर इंटेंसिटी से अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। तो उसी वक्त मैंने मन में खुद ही को एक लाइन बोली अचानक से कि मैं एक दिन वर्दी भी पहनूंगा और मेरे शोल्डर से मेरी रैंक भी दिखेगी, ओहो। और ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। जिनको आपने अभी देखा वो है तनिष। वो देवास जैसे छोटे शहर से हैं जो मध्य प्रदेश में है, और आज वो लड़का एनडीए ज्वाइन करने जा रहा है, वो भी इंडियन एयरफोर्स। अभी मैंने आपको बताया है कि तनिष एनडीए में एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, और आने वाले समय में वो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, बट ही इज अ वेरी सिंपल गाय। लेट मी टेल यू स्टोरी। ये थर्ड अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुए हैं। उससे पहले 2 बार स्क्रीन आउट हो चुके हैं, और इस पूरी जर्नी में जब ये स्क्रीन आउट हो रहे थे, एनआईटी में इनका सिलेक्शन हो गया था, और इनको लगा कहीं ये शायद भगवान का सिग्नल तो नहीं कि मुझे एनआईटी ज्वाइन कर लेना चाहिए और एनडीए नहीं। बट ही डिडंट गिव अप। चलिए आगे समझते हैं इनकी कहानी में। इसकी जर्नी में जब ये 2 बार स्क्रीन आउट हो गए थे, उससे पहले ही इन्होंने एक अकेडमी ज्वाइन करी थी, फोर्स अकेडमी, और उसके बाद भी ये स्क्रीन आउट हो चुके थे। समझ रहे हो मेरी बात? बट फिर भी इन्होंने इनका साथ छोड़ा नहीं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मुझे पता लगा। देवास में रहते हैं, और इंदौर में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। करीबन 1 घंटे की जर्नी है, करीबन 1 घंटे की, ठीक है। और ये यहां जाते थे, और हमेशा ही टच में रहे। इवन वो स्क्रीन आउट हो गए तब भी वो टच में रहे। क्यों? भाई नॉर्मली इंसान को दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, बट ही रिमेन इन टच विद द फोर्स एकेडमी। अब ये 2 बार स्क्रीन आउट हो गए, इनका मन भी बन गया कि शायद एनआईटी ही मेरे लिए बनी है और एनडीए मेरे लिए नहीं है। बट फिर भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। अब ये पूरी जर्नी हम समझेंगे तनिष से कि कैसे करी इन्होंने ये। जैन तनिष, जैन सर। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप मुझे बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे सच सच बताओ, कितने मिठाई के डब्बे खाली कर दिए खा खा के ए? सर बहुत सारे कर दिए, अब गिनने का टाइम नहीं मिला सर। ए यार 16 है तुम्हारी, 16 डब्बे से ज्यादा खत्म तो हो गए होंगे। हाँ सर, हो गए होंगे। That's great, that's great. You are from a very small town. What is the name of the town? सर देवास है। देवास। यार एक बात बताओ, a small town boy has a dream to become an officer, going to be an allied organization, A1 class officer, ठीक है। That dream कहाँ से आ गया, इतना जोश कहाँ से आ गया? Because you met 2 times failure, वो थे screen out, ना conference out, सीधे screen out। दिल तो तोड़ा होगा स्क्रीन आउट ने तुम्हारा। सर बहुत तोड़ा है दिल स्क्रीन आउट में। फिर मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार चल यार एनआईटी में तो हो ही रखा है अपना, एनआईटी चले जाएंगे, वो भी अच्छा है, नौकरी तो अच्छी मिल ही जाती है वहां से। सर मन में तो आता था कि अब एनआईटी में एडमिशन हो गया है तो मैं, और बार बार इधर स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, तो हो सकता है शायद भगवान का यही इशारा हो कि मैं एनआईटी के लिए बना हूँ। अच्छा। मगर सर कहीं ना कहीं एक मन में मोटिवेशन था कि भले ही अभी डायरेक्शंस ऐसे मिल रहे हैं कि मुझे एनआईटी में जाना चाहिए, मगर फिर भी मुझे जब तक मेरे पास अटेम्प्ट्स बाकी हैं, हाँ। मुझे इसमें एनडीए के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। और शायद उसी पॉजिटिव सोच ने आज मुझे यहाँ तक ले आया है। अच्छा, एनआईटी के कॉल लेटर को बाय बाय। चलो ग्रेट, एनआईटी वाले रो रहे होंगे बेचारे। चलो यहाँ से जरा हम आगे चलते हैं। यहाँ जी पर सर। एक बात समझ नहीं आ रही। यू आर इन अ फोर्स डिफेंस अकेडमी, जो तुम्हारे घर से 1 घंटा करीबन दूर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम थे कर्नल साहब के साथ, ठीक है, जो डिफेंस अकेडमी में है, फोर्स डिफेंस अकेडमी में, तुम उनसे हर बार बात करते थे स्क्रीन आउट होने के बाद। व्हाट इज रीजन टू टॉक? कोई और डिफेंस एकेडमी ज्वाइन, मतलब सोचने का नहीं मन करा कि शायद यार फोर्स डिफेंस एकेडमी में थी नहीं बात, या मैं कुछ सीख नहीं पाया वहां से?
जी नहीं सर, जैसे मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी में जब क्लास अटेंड करी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि कर्नल सर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं उनके बताए हुए एक्सपीरियंस और उनके बताई हुई टीचिंग्स की मदद से मैं एक दिन रिकमेंड हो सकता हूँ। मुझे इस चीज़ का आइडिया कहीं ना कहीं अपने जो क्लास में मुझे मिल गया था। तो मैं जब भी स्क्रीन आउट हो जाता, मुझे लगता कि मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है जो मुझे गाइड कर सके, तो मैं फट से फ़ोन घुमा के कर्नल सर को लगा लेता था। वो मुझे गाइड करते थे, डांटते डांटते तो नहीं थे, बस एक फ्रेंड की तरह मुझे संभालते थे और बोलते थे कोई बात नहीं, इस बार स्क्रीन आउट हुए हैं, शायद अगली बार रिकमेंड हो जाएंगे। और शायद ये उनका मुझसे भी ज्यादा उनको मुझ पर भरोसा था, और देखिए आज मैं रिकमेंड हो गया। अच्छा, एक लाइन सर ने शायद बोली थी फोन पे, मुझे बड़ी याद है, तुमने मुझे बताई थी, फेलियर तो आएंगे, इसकी वजह से मेहनत करना छोड़ दोगे क्या? जी हाँ सर, ये उनका क्लास का एक मोटो है एक तरह से। अच्छा। क्लास में जो वो अधिकतर टाइम बोलते रहते हैं, हाँ। क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेलियर्स खा चुके होते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। हम्म। तो ये चीज उन्होंने बताई, उन्होंने बोली, और ये मुझे काफी अच्छी लगी कि फेलियर्स तो आते रहेंगे, तो क्या हम ट्राई करना छोड़ दें, क्या हम पार्टिसिपेट करना छोड़ दें, क्या हम बड़ी सोच रखना छोड़ दें। और ये चीज कहीं ना कहीं एक धक्का सा देती है कि नहीं यार, रुक कैसे गए हम, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम अपने आप से एक लाइन, एक पैप टॉक में एक बात कहा करते थे, वो बात ये थी कि एक दिन तो वर्दी पहनेंगे ही। जी सर। ये पैप टॉक आती कैसे थी तुम्हारे दिमाग में? द एनआईटी कॉल लेटर्स इन योर हेड, भगवान का तुम्हें इशारा दिख रहा है, ठीक है, ये पैप टॉक आई कहां से? जी सर, जब मैं पहली बार स्क्रीन आउट हो गया, तो मुझे पहले तो शुरुआत के आधे घंटे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हाँ। फिर जब मैंने खुद को जब संभाला, काम डाउन करा, हम्म। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। हम्म। या तो मैं चुपचाप अपना सपना छोड़कर एनआईटी चला जाऊं, हम्म। जैसे कि लग ही रहा था, या फिर मैं फिर से लौट कर आऊं, फिर से एसएसबी दूं, और इस बार ग्रेटर इंटेंसिटी से अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो उसी वक्त मैंने मन में खुद ही को एक लाइन बोली अचानक से कि मैं एक दिन वर्दी भी पहनूंगा और मेरे शोल्डर से मेरी रैंक भी दिखेगी, ओहो, और ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। क्या बात। ओके, सो आई लाइक टू ब्रिंग यू मोर थिंग्स, ठीक है। एक एक मुझे बात याद आ रही है जो तुमने मुझे बताई थी, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ठीक है, मैं इस बात पे आऊंगा। पर इससे पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, जैसे तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, हाथ मतलब तुम्हारी उससे दोस्ती है नहीं इंग्लिश से, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, तो कर्नल साहब ने कभी डांटा, बेटा अंग्रेजी सुधार ले तो अपनी? नहीं सर, वैसे तो इंग्लिश इतनी भी कमजोर नहीं है। हम्म। दूसरी बात, उनका कहना यह था कि हमारी इंग्लिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि हम इंग्लिश बोलते वक्त क्या हम कॉन्फिडेंस में, मतलब हम क्या हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। तो मेरे साथ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम इतनी कभी रहती नहीं थी। तो वो हमेशा बोलते थे कि अगर आप इंग्लिश में अगर थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ भी रही है, तो वो एक ट्रेनेबल फैक्टर है। वो अगर अभी नहीं आती तो बाद में आ जाएगी, या कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीखा जा सकता है, किसी भी एज पे सीखा जा सकता है। तो मगर कॉन्फिडेंस जो है, ये चीज इतनी जल्दी सीखने लायक नहीं है। हम्म। तो उनका कहना था कि तेरे अंदर मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है, अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ भी रही है तो उससे एसएसबी में वो इंग्लिश के लेक्चरर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें इंग्लिश से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि इस बंदे के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ओके, दैट्स द मोस्ट ग्रेट इम्पोर्टेंट ग्रेट पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे फोर्स डिफेंस एकेडमी में तुम्हारा मॉक इंटरव्यू भी हुआ होगा, ठीक है। जी सर। अब वो जो मॉक इंटरव्यू पहली बार होता है ना, वो हार्ट बीट बड़ी तेज होती है उस वक्त, हाँ सर। है ना, दिल ऐसा तो बाहर निकल के आता है, तो कर्नल रैंक का इंसान बैठा है, ठीक है, वो फॉर्मल में हो रहा है। मुझे उसके एक्सपीरियंस से बताना, और जो तुम्हारा रियल एसएसबी होता है उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में बात सुनी है, और तुम्हारे मुझसे भी सुनी, कि दे वर्क ऑन द पर्सनैलिटी और रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करते वो। जी सर। तो अभी मुझे ये पर्सनैलिटी की बात समझनी है, वो क्या ऐसा कर रहे हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी, ठीक है, इंदौर में बैठी है और तुम 1 घंटा दूर उस जगह आ रहे हो, फोर्स डिफेंस एकेडमी की यहाँ पर होता है,
ठीक है, चलो मैं लेकर आता हूँ। पहला जब आपका सीन होता है रियल इंटरव्यू में, सो मोमेंट आपको एनसीओ साहब जो होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर, वो आपको कुछ बोलते हैं और ऑफिसर आपको गेट पे ही बिना बिठाए आपसे सवाल पूछ लेता है। क्या था वो सवाल? जी सर, जैसे आपने बताया कि एनसीओ मुझे लेकर आए, उस रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था उनके साथ। हाँ और आई वॉज अबाउट टू एंटर। हाँ। उसके पहले उन्होंने एकदम से जो ग्रुप कैप्टन साहब थे, मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हम्म। उन्होंने एकदम से वहीं पे, मतलब मैं रूम के बाहर खड़ा हुआ था, उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। सो यू आर तनिष्क, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम, फ्रॉम वेयर यू हैव कम। इस तरह से उन्होंने 2-3 सवाल पूछ लिए बेसिक से। तो दरवाजे पे खड़े खड़े, बिठाया नहीं अभी हाँ, तक? पहले उन्होंने बोला कि ठीक है तनिष्क, सो यू आर तनिष्क, प्लीज एंटर। और फिर उन्होंने ये 2-3 सवाल पूछे मुझसे। तो पहले मैं एंटर हुआ रूम में, फिर मैंने इन 2-3 सवालों के जवाब दिए खड़े खड़े और उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला और तब जाके मैं बैठा। और फिर अचानक से उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है तनिष्क, अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो दरवाजे से सवाल पूछ ले, बहुत तगड़ी वाली हार्ट बीट तेज हो गई होगी उस वक्त ही। मैंने कहा अभी तो मुझे तो बताया था बिठाया जाएगा, अभी तो ठीक है, पानी वानी पूछा जाएगा, सीधे ही सवाल। ओके यस सर। ग्रेट। ये एक वो था, ठीक है। उसके बाद तुमसे रैपिड फायर एक राउंड हो रहा था, ठीक है, और सेम रैपिड फायर आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी में सिमिलर फॉर्मेट में हुआ था। सो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट व्हाट हैपेंड, ठीक है। एंड वहां पर सर ने एक बात कही थी फोर्स डिफेंस एकेडमी में, कर्नल साहब ने, वो ये कही थी, आंसर शॉर्ट में बोलना, प्रिसाइजली बोलना, अगर पूछा जाए एलैबोरेट करने के लिए तभी बोलना। वाई, मतलब ये बात क्यों बोली गई थी? जी सर, इंटरव्यू में अक्सर, मतलब सर ने हमें बताया था कि इंटरव्यू में अक्सर ये गलती हो जाती है कैंडिडेट से कि वो बोलते बोलते फालतू में डिटेल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास पूछने के लिए क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। और तो इसके कारण इंटरव्यू लंबा खिंचाता जाता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैंडिडेट के लिए। ऐसा कुछ फोर्स डिफेंस एकेडमी में जब तुम थे तब कुछ हुआ था क्या, तो तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू में? तभी तो उन्होंने बोला होगा ये बात। क्या हुआ था? जी, उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था एक दिन, मॉक इंटरव्यू। हाँ। तो उसमें उन्होंने मुझसे बेसिक पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैं कहाँ से हूँ, मेरे फैमिली के बारे में, डन। मेरे स्कूल के बारे में, मेरे डन। शहर के बारे में। तो मैं मेन जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है उसकी बजाय थोड़ा सा हटके बोल रहा था और थोड़ा सा डिटेल में जा रहा था, जिसकी जरूरत नहीं थी। क्या जो था वो क्वेश्चन की सवाल, क्या था डिमांड एग्जैक्टली सवाल क्या था वो? जी, उनका सवाल ये था, उन्होंने मेरे शहर देवास के बारे में पूछा था हाँ कि देवास किस चीज के लिए फेमस है। हाँ। तो मैं मतलब वैसे तो देवास बीएनपी, बैंक नोट प्रेस के लिए फेमस है, हाँ। मगर मैं टेकरी के बारे में बताने लगा, वो भी मतलब वहां उस टेम्पल को डिस्क्राइब करने लगा, जिसकी जरूरत नहीं थी उस क्वेश्चन में। सिर्फ मुझे नाम बताने थे हाँ। कि देवास में क्या क्या फेमस क्या लोकेशन फेमस है। है? तो उन्होंने मुझे बीच में रोका और उन्होंने बोला कि देखो बेटा, इस तरह से हम इंटरव्यू में आंसर नहीं दे सकते। जितना पूछा गया है पहले तो उतना बताओ, प्रिसाइज रहो, फालतू मतलब जबरन की इंफॉर्मेशन हमें देने की जरूरत नहीं है जब ओके, तक पूछी ना जाए। पूछे जाए। कीप ओके, योर आई होल्ड आंसर योर वर्ड्स, आई शॉर्ट। होल्ड योर वर्ड्स ओवर हियर। नाउ वी गोइंग टू बैक ऑन द रियल इंटरव्यू, ठीक है। रैपिड फायर चल रहा है तुम्हारा, योर एजुकेशन वाज आस्क्ड फ्रॉम क्लास 10th, फ्रॉम क्लास 8th या 10th 11th यहां से पूछी गई होगी। एंड मीनवाइल तुम्हारे रैपिड फायर में तुम्हें रोक दिया गया था, एंड दे आस्क्ड यू समथिंग, व्हाट वाज दैट? सर, उन्होंने पूछा था कि तनिष्क, तुम्हें किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है। हाँ। तो वैसे तो मैंने करिकुलम के अलावा कोई दूसरी बुक्स वैसे पढ़ी नहीं थी, हाँ। मगर फिर भी मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद की। तो रैपिड फायर में उन्होंने बाकी के क्वेश्चंस छोड़ दिए और उन्होंने बीच में एकदम से पूछ लिया कि व्हाई ओनली स्वामी विवेकानंद, हाँ। व्हाई नॉट एनीवन एल्स। तो फिर मुझे इस चीज का जवाब देना था कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी का ही नाम क्यों लिया। तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ही वॉज अ रियल लेजेंड एंड वो काफी मोटिवेशनल फिगर थे। उन्होंने 1883 में जो वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में किया, वो एक उल्लेखनीय काम है।
तो इस तरह से मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बहुत इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझाया, मतलब बताया था। तो आई थिंक ही वाज ठीक है, बट यहाँ सेटिस्फाइड। पर कहानी खत्म नहीं हुई। वो तुम्हारे डिफेंस के बारे में पूछने लगे बिकॉज तुम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ पायलट। दिस वन क्वेश्चन जिस पे तुम अटक गए थे, एंड ही आस्क्ड यू समथिंग। उन्होंने ये भी कहा था तुम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें बात नहीं पता कि तुम जो एयरक्राफ्ट ज्वाइन चलाओगे उसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? सर उन्होंने क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सुखोई और राफेल दोनों की बॉडी डिजाइन में कितना अंतर है, किस लिस्ट देम। तो मुझे ऐसा कोई खास अंतर याद नहीं था कि मैं सुखोई और राफेल की बॉडी डिजाइन में कोई खास अंतर बताऊं। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे इसका डायरेक्टली आंसर मतलब नहीं पता, बॉडी डिजाइन के डिफरेंसेस मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है तनिष्क कि आप इतनी दूर आए हो यहाँ एसएसबी देने के लिए और आपको एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स की बॉडी डिजाइन के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और आप एनडीए की एसएसबी इंटरव्यू देने चले आए। तो मैं समझ गया कि वो एक तरह से मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी कामली बोला उनसे कि सर मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है कि मुझे बॉडी डिज़ाइन के बारे में नहीं पता है कि दोनों सुखोई और राफेल में क्या डिफरेंसेस है, मगर सर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं जब ये इंटरव्यू देकर बाहर निकलूंगा तो मैं ज़रूर अपने कलीग से पूछकर या किसी और ज़रिए से मैं इस सवाल का जवाब पता लगा लूंगा। आई एम सॉरी, मुझे अभी नहीं पता, मगर मुझे यहाँ से निकलने के बाद मैं इस सवाल का जरूर जवाब ढूंढ लूंगा। शायद इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुमने तुक्का क्यों नहीं मारा? तुक्का मार सकते थे ना तुम कि सर रफाल ऐसा दिखता है, सुखोई ऐसा दिखता है, सुखोई रशियन हो गया सर, रफाल फ्रांस का हो गया, कुछ बोल सकते थे ना तुम ऐसा कुछ। सर ब्लफिंग उसके सामने की जाती है जिसे कुछ पता ना हो। मैं ग्रुप कैप्टन के सामने ब्लफिंग करूंगा तो वो मुझे ही फायर बैक हो सकता है। फायर बैक हो सकता है, ठीक है, बट दिस होल इंटरव्यू वाज टर्न इनटू ह्यूमर विद वन क्वेश्चन। सर उनका क्वेश्चन ऐसा था कि तनिष्क अगर मान लो तुम अपने शहर देवास से ईस्टर्न एयर कमांड तक जाओगे, हाँ, तो तुम्हें रास्ते में कौन कौन से स्टेट्स दिखेंगे। तो सर मैंने बोल दिया कि अगर मैं बाय एयर जाऊंगा तो मुझे स्टेट तो एक भी नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ बादल ही दिखेंगे। तो ये सुनकर इंटरव्यूइंग ऑफिसर पहले तो उन्होंने ठहाके लगाए, फिर उन्होंने बोला कि तनिष्क मैंने तुम्हें फ्लाइट का टिकट नहीं दिया, मैं तुम्हें रेल का टिकट दे रहा हूँ। ओके, तुम ट्रेन से जाओ, मैं तुम पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा। ऐसा उन्होंने मुझे जवाब दिया। ओके ग्रेट, तो वो तुम पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, फिर देन यू आंसर इट, ठीक। Yes. The whole interview you come to know the pressure point is also there, the words, some answer you're not able to give, but why your moral is not down? Is there some teaching back colonel in the Force Defense Academy, or it's some your consciousness attitude towards that situation? क्या था वो? Sir, both things have contributed at the same time. कर्नल सर भी ये पहले भी हमें बोल चुके थे कि पर्सनल इंटरव्यू में हम हर क्वेश्चन का जवाब, खासकर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग है, वो हर क्वेश्चन का हम जवाब दे पाएं ये ज़रूरी नहीं है। मगर अगर हम कॉन्फिडेंटली जो जितना हमें पता है सिर्फ उतना बताएं, और जो हमें नहीं पता है उसको हम डायरेक्टली अगर सॉरी कहकर बोल दें कि हमें नहीं पता, तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये चीज़ मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि कोई सा भी ह्यूमन बीइंग सब कुछ तो नहीं जान सकता है, हर फैक्ट की इंफॉर्मेशन उसे नहीं हो सकती है, मगर अगर वो जितनी इंफॉर्मेशन है अगर उसको वो ढंग से प्रेजेंट कर सकता है तो ये एक बड़ी बात है। और जो उसे नहीं पता है अगर वो उसे मान ले कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती है या यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन कम है, तो ये भी एक तरह से एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी ही हुई। नहीं, ये बात सही है, बट कहीं ना बच्चे ना उस टाइम इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। वो कहीं एटीट्यूड नहीं आया आप में कि यार मैं ये बोल देता हूँ, अरे अच्छा लगेगा, अरे क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा तो पता नहीं क्या लगेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, अरे ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं सर, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ये जो एसएसबी इंटरव्यू है ये 5 दिन का प्रोसेस है। हाँ। मेरे किसी एक आंसर से या किसी एक टेस्ट के परफॉर्मेंस से पूरे 5 दिन की परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जाएगा। मैं जो हमारे असेसर्स हैं वहाँ पर एसएसबी में, उनको मैं तभी इंप्रेस कर सकता हूँ अगर मैं सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूँ। तो ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं अपने मन में पर्सनल इंटरव्यू देने के पहले ही बिठा ली थी
कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे इम्प्रेस करने के नाम पर कुछ गलत नहीं बोलना है। ये चीज मैंने अपने आप को इंटरव्यू देने के पहले ही दिमाग में ये बात डाल ली थी मैंने। ग्रेट, ठीक है। नाउ आई लाइक टू कम बैक टू द फोर्स डिफेंस एकेडमी। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर्सनैलिटी पे काम करता है। वंस देयर वाज अ पेप टॉक इन बाय द डायरेक्टर सर ऑफ योर्स, उसमें उन्होंने पर्सनैलिटी पे बोला था, ठीक है, फोकस करने को। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि जब पर्सनैलिटी की बात चल रही है तो पर्सनैलिटी डेवलप करने में तो बहुत टाइम लगता है, राइट? सो फ्रॉम योर स्क्रीन आउट टू योर रिकमेंडेशन, इज देयर सच अ मैसिव डिफरेंस? कुछ ऐसा हो गया है क्या? वैसे सर स्क्रीन आउट से रिकमेंड होने तक ऐसा कोई खासा मेजर डिफरेंस नहीं आया, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएसबी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। तो मैं कहीं ना कहीं ये जानता था ये बात, और ये कर्नल सर ने भी बताई थी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हर इंसान में होती है, हर किसी की पर्सनैलिटी में होती है, बस वो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज या तो दब जाती हैं या हम उन्हें रिप्रेजेंट सही से नहीं कर पाते हैं। ओके। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था कि मेरे अंदर वो 15 OLQs होंगी ही होंगी। ये मैंने खुद के अंदर एक सेल्फ बिलीव, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगा लिया था कि मेरे अंदर ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। बस अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो बस इसी चीज का इंतजार है कि मैं उन्हें अच्छे से अपने रिप्रेजेंट करूं जब मैं एसएसबी में इंटरव्यू देने जाऊं। मुझे लगा तुम कहोगे बस इंतजार इस बात का है कि बस रिकमेंडेशन बोल देना सुबह। ओके, ग्रेट। फाइनली मैं यहाँ पर एक लास्ट एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा फोर्स डिफेंस एकेडमी का, एंड मेरे हिसाब से ये मैं होता तो मैं ज्वाइन नहीं करता फोर्स डिफेंस एकेडमी। पहली बात तो तुम किसी के कहने से आए, नंबर 1, ठीक है, मतलब तुम्हें किसी ने रेफरेंस दिया, ठीक है, तुम वहां पहुंचे। उसके बाद जब तुम जीटीओ का टास्क आया तो तुम्हें पता लगता कि यहाँ पर ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि जीटीओ पूरा ग्राउंड टास्क है, ऑब्स्टिकल्स होने चाहिए। चलो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट में समझता हूँ, बट व्हाट अबाउट दिस द होल पार्ट? लगा नहीं तुम्हें कि ओहो पैसे गए यार? जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पहली बात तो कि मुझे फोर्स डिफेंस एकेडमी का पता कैसे चला। हाँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक क्लासमेट है, उसके जो सगे बड़े भाई हैं, हाँ। उनका नाम जयेश पटेल है। वो आर्मी में रिकमेंड हो गए थे एनडीए के लिए, आज से लगभग 3 साल पहले। तो मैंने उनसे एडवाइस मांगी थी कि मुझे एसएसबी की कोचिंग के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया था, फोर्स डिफेंस एकेडमी। तो मुझे वहां से फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला। और रही बात ग्रुप टास्क की, हाँ। तो मैंने जहां तक अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस में देखा है और जहां तक मैंने यहाँ पर भी फोर्स डिफेंस एकेडमी में भी सीखा है, मुझसे पहले भी ऐसे कई कैंडिडेट्स हुए हैं जिन्होंने बिना ग्रुप टास्क की फैसिलिटी के ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 19 और ऐसी रैंक्स पाई हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भरोसा था कि ग्रुप टास्क की फैसिलिटी भले ही उस टाइम पे नहीं थी, आज की डेट में तो वैसे यहाँ पर ग्रुप टास्क की फैसिलिटी है फोर्स डिफेंस एकेडमी में। मेरे टाइम पे पिछले साल जब नहीं थी, तो मुझे ये भरोसा था कि भले ही मेरे से पहले जो मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ से रिकमेंड होके गए हैं इतनी बढ़िया रैंक के साथ, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी बिना उस रिसोर्स के इतना बढ़िया करा। ठीक है, दैट्स देखो, ये तो बट वो हो गई कि फोर्स डिफेंस एकेडमी बड़ा अच्छा है, ये है वो है, बट व्हाट एक्चुअली यू लर्न? सो जो चीज है नहीं या तो तुम इग्नोर कर गए हो, ठीक है, आज जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो व्हाट यू लर्न ओवर देयर, बिकॉज व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑन द कॉल यू सेड देयर इज नो नीड एज सच, सो व्हाई देयर इज नो नीड एज सच? यस सर, देयर इज नो नीड एज सच, ये बात तो मैं वाकई में मानता हूँ। जैसे कि हम ग्रुप टास्क की बात करें तो एसएसबी इंटरव्यू का मतलब ये रहता है कि दे ट्राई टू सी यू मेंटली, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड और नॉट। और फिजिकल का वो इतना फोकस नहीं रहता, उनका मेन ये रहता है कि ये जो बंदा है, ग्रुप टास्क का मेन एम ही ये है कि जो भी कैंडिडेट है वो ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म करता है। तो मैंने जहां तक देखा कि यहाँ पर कर्नल सर ने मुझे ग्रुप जितने भी 9 ग्रुप टास्क रहते हैं सबके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उनके बारे में बताया और उनसे रिलेटेड टिप्स बताई।
तो मैंने कहीं ना कहीं ये पाया कि ये सब चीजें प्रैक्टिस करने लायक नहीं है, कि मैं किसी ग्राउंड में जाकर बल्ले और फट्टा लेकर बल्ली और फट्टा लेकर मैं ग्रुप टास्क की प्रैक्टिस करूं। इट्स ऑल इन द ब्रेन। हमें किस तरह से सोच है हमारी, हम किस तरह से ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। भाई जब तुमने ये ग्रुप में एक मिनट होल्ड ऑन, जब तुमने ग्रुप में परफॉर्म ही नहीं किया तो हाउ डू यू नो कि तुम ग्रुप में परफॉर्म कैसा करोगे? सर, ग्रुप में परफॉर्म करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सिर्फ पीजीटी या एफजीटी में ही परफॉर्म करें। इसके पहले भी हमने हमारी जो लाइफ है उसमें हम किस तरह से हम ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम ग्रुप को साथ लेकर चलने वाली पर्सनैलिटी के इंसान हैं तो उसके लिए हमें ग्रुप टास्क करने की जरूरत नहीं है। हम उसके बिना ही ओके अगर हमारी पर्सनैलिटी सबको एक साथ लेकर चलने की है, ग्रुप में एक अच्छा ग्रुप मेंबर बनने की हमारी पर्सनैलिटी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होगा। और यही बात शायद इसी। तुम्हें आई थिंक फोर्स डिफेंस एकेडमी में बाकी टास्क में बहुत ही ज्यादा इंग्रेन करके कराई है। जी सर। ओके दैट्स हाउ इट वर्क ओवर देयर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा व्हाट हैपेंड इन योर कॉन्फ्रेंस यार? सीन्स लाइक योर कॉन्फ्रेंस 5 मिनट इंतजार किया, फिर अंदर गए, वहां पर भी कुछ सवाल हुआ, वहां पर डिप्टी प्रेसिडेंट जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने आपसे सवाल नहीं पूछा, प्रेसिडेंट साहब ने आपसे पूछा, जी सर। व्हाट वाज द क्वेश्चन? पहली बात तो मेरा जो कॉन्फ्रेंस था, मेरा हाँ। चेस्ट नंबर था 14। हम्म। और 14 के पहले जो चेस्ट नंबर 13 था, हम्म। उसको उसको कॉन्फ्रेंस हॉल के जाने के बाद और मुझे बुलाने के पहले हम्म। लगभग एक 5-7 मिनट का एक गैप था। अच्छा। और मुझे पता नहीं था कि चेस्ट नंबर 13 कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल चुका है। ओके। तो आई फेल्ट दैट इट्स ओके, शायद उसी का कॉन्फ्रेंस इतनी देर से चल रहा है। तो आई वॉज जस्ट चिलिंग। और जैसे ही मुझे बुलाया तो मुझे जैसे कॉन्फ्रेंस में यूजुअली सिर्फ हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मगर मुझसे इससे ज्यादा 2-3 सवाल और एक्स्ट्रा पूछे गए। क्या? जैसे कि क्या थे? मुझसे पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स इन पर्टिकुलर। हाँ। तो मैंने इसका आंसर दिया। इसके बाद मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज योर अल्टरनेट करियर ऑप्शन हम्म। एक्सेप्ट डिफेंस। तो मैंने हम्म। बताया कि सर मेरा एनआईटी जालंधर में एडमिशन हो चुका है, हम्म। तो मैं बीटेक करूंगा और वहीं से प्लेसमेंट लेकर जॉब कर लूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ के फूड वूड सबके बारे में पूछा कि आपको कैसा क्या लगा ठीक है, इधर होल्ड ऑन, पे। आई लाइक टू होल्ड योर वर्ड्स ओवर हियर। जी सर। ये सब हो रहा था तुम्हारा कॉन्फ्रेंस का, बट पूरे प्रोसेस में तुम्हें पता लग रहा था कि तुम रिकमेंड होगे कि नहीं होगे, और वेदर यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट, यू जस्ट फोकसिंग ऑन एसएसबी ओनली? सर, जैसे कि मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो चुका था, हम्म। तो मेरे मन में ये था कि मुझे सिर्फ ये सोचना है कि अभी जो अगला टेस्ट मेरा मुझे जो देना है वो मेरा बेस्ट जाएगा कि नहीं। जब मेरा पहला दिन था स्क्रीनिंग का, तो मैंने मेरी प्रायोरिटी थी कि पहले मैं OIR अच्छे से करूं। फिर मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं ग्रुप डिस्कशन और नरेशन और स्टोरी राइटिंग अच्छे से करूं। स्क्रीनिंग के बाद मुझे भरोसा था कि मैं साइकोलॉजी में अच्छा करूंगा, मगर तब मेरा SRT मैंने 34 ही अटेम्प्ट कर पाया। तो मुझे लगा कि मेरा परफॉर्मेंस एवरेज है, मुझे ग्रुप टास्क में अच्छे से करना है। फिर जब मैंने ग्रुप टास्क अच्छे से करा तो कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे अपनी परफॉर्मेंस एवरेज ही लगी, थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश लगी। तो मैंने अपना पूरा जोर इंटरव्यू पे लगा So दिया। whatever is happening over there, whether good or bad, you are just focusing the next वाला जो है वो बेस्ट करना है, फिर अगला कुछ हाँ। भी हुआ, खराब हुआ या कुछ हुआ, अगला वाला बेस्ट करना है, that's it in your जी head. सर। Okay, that's great. But 2 बार स्क्रीन आउट, 1 बार रिकमेंडेड, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने तुमने शायद फोन पे मुझे बात बोली थी, मैंने इस बार स्क्रीनिंग की मेहनत बाकी 4 दिन से ज्यादा की, जी सर। जबकि तुम्हारे पहले वाले जो थे उनमें तुम्हें ऐसा भी होता, तुम्हें कमियां नहीं दिख रही थी, तुम्हें लग रहा था मैंने सब सही करा ज्यादातर, ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने निकालने की जानबूझ के निकालने की कोशिश की कि शायद ये होगा शायद वो होगा, बट स्टिल व्हेन यू आर वर्किंग डबल देन व्हाट द रेस्ट 4 days, तो व्हाट डबल यू हैड डिड, मतलब OR की मतलब तगड़ी की, अब सारा कोई क्वेश्चन छूटेगा ही मेरे से। हाँ सर, मुझे स्क्रीनिंग का एक काफी डर था कि मैं अगर फिर से स्क्रीन आउट नहीं होना चाहिए थर्ड अटेम्प्ट में। हाँ। इसके पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मैं बाकी 4 दिनों की प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता था, हम्म। और दोनों बार स्क्रीन आउट हो गया। कभी ग्रुप हम्म। डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो कभी नरेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो इस बार मैंने सोचा कि रिकमेंड तो होना अलग बात है, उसकी मैं तैयारी भी कर चुका हूँ बाकी 4 दिनों की, मगर मेन फोकस जो मुझे अभी देना चाहिए वो है स्क्रीनिंग पर। क्योंकि अगर मैं स्क्रीनिंग ही नहीं हो पाऊंगा
तो आगे 5वें दिन तक कैसे जाऊंगा। तो सर मुझे स्क्रीनिंग की मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे स्क्रीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो स्क्रीनिंग पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैंने जो स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं 4 टेस्ट, उन पे चारों पर इंडिविजुअली सब पे फोकस करा। OIR के लिए मैंने रीजनिंग के लिए एक बुक थी मेरे पास, मैंने वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा फोकस था कि अगर OIR में अगर 100 क्वेश्चन आ गए तो 100 में से 100 आने चाहिए, 99 भी नहीं आए, सिर्फ 100 में से 100। अच्छा। तो मैं OIR की प्रैक्टिस करता, खुद को मेंटली एक प्रेशराइज करने की कोशिश करता ताकि धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस सुधरे। रही बात PPDT की बात करें तो मैं मोबाइल ऐप से पिक्चर निकाल लेता और उस पर 4.5 मिनट की जो स्टोरी है जिसमें 30 सेकेंड देखने का रहता है और 4 मिनट लिखने का, तो मैं कोशिश करता कि मेरी स्टोरी 3.5 मिनट में ही लिखा जाए, ताकि मैं 30 सेकेंड में उसे वापस पढ़कर अगर मुझे कुछ एडिट करना हो तो मैं वो भी कर सकूं। तो मैंने इसके लिए मैं ना स्टोरीज भी लिखता रहता था, और स्टोरीज में भी मैं कोशिश करता था कि मैं क्वालिटी ऑफ स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े मुझे। इसके साथ ही रही बात नरेशन की, तो मैं शीशे के सामने बैठ जाता या अपनी जैसे मैंने बताया कि मेरी एक बहन है 12th क्लास में, मैं उसके सामने बैठ जाता और उसके सामने नरेट करता। अगर नरेशन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती, मेरे फेस एक्सप्रेशंस में कोई दिक्कत होती या मैं हैंड एक्सप्रेशंस गलत जा रहे होते, तो मेरी बहन मुझे टोक देती, तो मैं वहाँ से सीख सकता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता कि ग्रुप डिस्कशन कैसे मतलब लोग कर रहे हैं, या फिर मैं शीशे के सामने बैठकर खुद ग्रुप डिस्कस करता। और जब मैं खुद को करते हुए देखता तो मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे पहले से सुधर रही है और स्क्रीनिंग के चांसेस अब और भी बढ़ेंगे। ओके ग्रेट। अभी तनिष से मुलाकात हुई हमारी। तनिष ने बहुत चीजें बताई, पर कुछ बातें उसकी बातों में नोटिस की। देवास में रहता था, 1 घंटे की जर्नी थी फोर्स डिफेंस एकेडमी पहुंचने की, और वहां पर अगर पहुंच भी जाओ तो वहां पर GTO ग्राउंड नहीं था। चलो आज तो GTO ग्राउंड वहां बन गया है, but he is not ready to compromise whatever education is given by the Force Defense Academy। ऐसा क्या था वहां पर? डायरेक्टर साहब फोर्स डिफेंस एकेडमी के हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ जानते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम। सर जस्ट अभी तनिष से बात हुई एंड यू आर द मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। ऐसा क्या मोटिवेट कर रखा है जो आपके लड़के इतना रिकमेंड हो रहे हैं? सर मोटिवेशन का एक ही मतलब है कि पढ़ाने वाले इस दुनिया में बहुत है, बस संभालने वाले लोग चाहिए। आय तो हम लोग पढ़ाते तो है ही, पढ़ाने के साथ साथ संभालने का काम करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ी है डिस्ट्रैक्शन के साधन उतने ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके। तो बच्चे को सही डायरेक्शन में सही चीज से कैसे जोड़कर रखा जा सके, ये हमारा मोटो है। तो ऐसा कैसे, मतलब वही तो है, वो तो आपने सीक्रेट अभी भी नहीं बताया, कैसे कैसे जोड़े रखते हो? नहीं, उसके लिए तुमको बच्चे मेरे पास भेजना पड़ेंगे और कभी तुमको भी इंदौर आना नहीं, पड़ेगा। आई विश सर कि बच्चे अभी देखकर आई थिंक तनिष की बात से तो बहुत ज्यादा कन्विंस होंगे, एंड दोज हु आर लुकिंग द कोई स्टूडेंट इंदौर वो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। बट फिर भी अपना सीक्रेट थोड़ा आउट कर दें सर, बच्चे थोड़ा सीख जाएंगे क्या कि किस तरह से इनको आप मोटिवेट करके हाँ रखते हो? सर, ये तो मतलब आप यू आर अ मोटिवेशन स्पीकर, 2 लाइन अगर आपके मुंह से हो जाए तो मजा आ जाए। ये मेरे मुंह से मोटिवेशन की 2 लाइनें ऐसी है कि आपको रैंक्स के लिए काम नहीं करना है, रैंक्स अपने आप मिल जाती है। आपको सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, पुश करते रहना है, और आपको धक्का सिर्फ आप खुद ही लगा सकते हो। अगर आपको प्रेरणा बाहर से मिलती है तो फिर वो प्रेरणा नहीं है, क्योंकि एक पौधा जो बढ़ता है वो खुद के विगर से बढ़ता है, ना कि बाहर के फोर्स के कारण। तो आप जब तक खुद से प्रेशर अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, खुद से अपना पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, तब तक आपको आगे बढ़ने का सवाल नहीं उठता। तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपके पास एक दिन का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपके पास लाइफ टाइम मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं अपने आप को 5 साल बाद किस रूप में देखना चाहता हूँ। और ये एक मेन उसका कारण है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं इतने ज्यादा। ओके, बट सर अब एक बात बताइए, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। तनिष इज टेलिंग ऑल अबाउट SSB, एनडी की कोचिंग नहीं होती क्या आपके यहाँ रिटर्न की? SSB की प्रिपरेशन तो होती ही होती है, NDA की भी तैयारी हमारे यहाँ होती है, और हम लोग बड़ा सिस्टमेटिकली उसको प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को। और इवन हमारे यहाँ 10th पास करने के बाद में बच्चे आ रहे हैं, 11th और 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 11th और 12th के साथ प्रिपरेशन करने का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि 12th के बाद कहीं ना कहीं बच्चों का जो टाइम है खराब होता है। जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो वो पूरा टाइम बच जाता है, और 12th के साथ हमारे बच्चे क्वालिफाई भी हो रहे हैं। पर ये कैसे हो रहे हैं, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा। ये बहुत मुश्किल काम है आप जो कह रहे हो कि बोर्ड के साथ मैं तुम्हारा NDA क्वालिफाई करा दूंगा, तुम आपके बच्चे हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है?
तुम राज खुलवाना चाह रहे हो तो राज वही तो की मैं बात तो नहीं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप एक शब्द नहीं हम बोल रहे। हम सुबह 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 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक बच्चों को एकेडमी में ही रोक के रखते हैं। अच्छा। ये उसका बड़ा राज है। इस मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 बच्चा जब यहीं रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा और पॉजिटिव माहौल में रहेगा, हम पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं डालते, उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई देख लीजिए तनिष्क गए ऑल इंडिया 16वीं रैंक हो गई। इसके पहले हमारा बच्चा तुषार वर्मा ऑल इंडिया 17th रैंक था, उसके पहले हमारा सार्थक व्यास ऑल इंडिया 19th रैंक था। तो हम रैंक्स जब वो बच्चा देखता है और एक बड़ा सा ग्लास लगा हुआ एकेडमी के बाहर, जब बच्चा आके उसमें अपना चेहरा देखता है और वो हमारे ऑफिसर की फोटो देखता है, तो दोनों में कंपैरिजन करता है कि वास्तव में मुझे क्या बनना है, मैं आज क्या मेरी शकल दिख रही, क्या मेरी शकल उसके जैसी हो सकती है। तो ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमारे 31 स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन किए हैं फरवरी में। ओके। तो ये एक बढ़िया अच्छा ये बात बताओ सर, आप मुझे एक बात सवाल जानना चाहूंगा दैट यू हैव लेफ्ट मेनी जॉब एंड एंड अप विद अ डिफेंस इंस्टीट्यूट, यू बीइंग अ सिविलियन, ठीक है, देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफिसर, ये क्या हो रहा है सर? शुभम, मैंने अब तुमने सवाल पूछा ये तो बताना पड़ेगा, मैंने अभी तक 17 नौकरियां छोड़ी है, उसमें से लगभग 8 जो है सरकारी नौकरियां थी। ओके। और जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं वो भी और तो उसमें भी एक मिनट होल्ड ऑन, उसमें भी आपने एयरफोर्स की भी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाया, वो छोड़ने का मन नहीं था पर वो हाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ। तो ये होता ऐसे ही। देखिए ऑफिसर भी तो पहले सिविलियन ही होते हैं, सिविलियन से ही तो ऑफिसर बनते हैं। जी जी जी। तो वही एक, आप फौजी ना बन पाए मतलब वर्दी आप नहीं पहन पाए, पर फौजी वाला दिल तो आपके अंदर धड़क रहा होता है। जी। तो देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मेरा एक सपना ऐसा था कि मुझे टीचर बनना है। अच्छा। और मैं 2006 में जब इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ, पर कुछ इश्यूज के कारण मैं ज्वाइन जब नहीं कर पाया, तो उसके बाद से मैंने एकदम से इतना तो नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी एकेडमी चलाऊंगा और ऐसे चलाऊंगा। और देखिए बहुत सारे बड़े सपने आप देखते हो तो शायद आप उनको कर भी ना पाओ। जैसे शुभम भी हमारे सामने बैठे थे, जब शुभम ने स्टार्ट किया हुआ तो शुभम को भी नहीं पता होगा कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लूंगा। मैं बड़ा नहीं हूँ, पर आप बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के इंटरव्यू लेते हैं। तो हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे स्तर से ही होती है, और जब आप उसमें मन वचन और कर्म से लगे रहते हैं तो डेफिनेटली आपको भी मजा आता है। और हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि हम लोग ऑफिस में बैठने के बजाय क्लास में खड़े रहते हैं। क्लास में खड़े रहते हैं। बड़ा आपने बात बड़ी कह दी सर कि आप इतने बड़े आदमी नहीं है, बहुत ही मतलब मेरा मतलब मॉडेस्ट इंसान करके आपने बात कर दी। यू आर क्रिएटिंग ऑफिसर ऑफ 2 डिजिट रैंक, बेस्ट कैडेट निकल रही है लड़की आपके यहाँ से, ठीक है, रैंक 19 निकल रही है। These are the big numbers. I hope the students are looking right now and eager to meet you also. The numbers तो screen पर सामने दिख रहा है. I hope they are eager to do it. And thank you sir for your golden words. And I hope the new students will meet you. Thank you sir. थैंक यू शुभम, थैंक यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है